हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू। ठीक है, अब जो टॉप 50 और हैं, जो सेकंड पार्ट है, उसकी शुरुआत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के जो पॉलिटिकल साइंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर हुआ था उस टाइम, जो अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, कौन सी वो कंट्री थी जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था? तो वो कंट्री थी जर्मनी। जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। स्पेशली जर्मनी की जो कैपिटल है बेटा बर्लिन को, वहां पे वॉल बना दिया गया था, बर्लिन वॉल। तो बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच एग्रीमेंट एंडेड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था वो कौन से एग्रीमेंट से उस क्राइसिस को हमने खत्म किया? उसके लिए किया था वॉशिंगटन ट्रीटी। एक ट्रीटी हुई थी जिसके थ्रू जो क्यूबा में जो मिसाइल्स तैनात कर दिया था यूएसएसआर ने अगेंस्ट अमेरिका, वो क्राइसिस खत्म हुई। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हु वाज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बेटा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आया है, उस वक्त जो यूएसएसआर के लीडर थे उनका नाम था निकिता खुर्शेव। ये जो निकिता साहब है, लग रहा है इंडियन नेम है, ये थे उस वक्त ये थे उस वक्त यूएसएसआर के लीडर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, विच यूएस प्रेसिडेंट वॉज इन्वॉल्व इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, और इसी का फायदा उठा के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। उसको पता है कि यूएसएसआर और अमेरिका दोनों अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये सही टाइम है इंडिया पे अटैक करने का। और अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया में अटैक कर दिया था। अब बेटा इस वक्त जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉन एफ कैंडी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 55, कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ कब था? अभी मैंने आपको बताया कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। तो ये बहुत ही इजी है, आपको याद रखना है। जिस साल इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उसी साल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आइडियोलॉजी डिड द सोवियत यूनियन फॉलो। कौन सी आइडियोलॉजी को सोवियत यूनियन फॉलो करता है? तो वर्ल्ड में दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, दूसरी सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था अमेरिका, जो ओपन मार्केट की बात करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता था। ऑन द अदर हैंड जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करती थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात करती थी, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था यूएसएसआर, जो अभी रशिया है। सो यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, समाजवादी विचारधारा। ठीक है, अखिलेश यादव जी वाली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, विच मिलिट्री अलायंस लीड बाय यूएसए। अब यूएसए कौन से मिलिट्री अलायंस को लीड कर रहा था? अभी भी वो मिलिट्री अलायंस है और रिसेंटली न्यूज में भी आया था। अभी रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट जो ट्रम्प साहब है, उन्होंने बोला कि सारे नाटो मेंबर को शामिल हो जाना चाहिए जो ईरान के खिलाफ मेरा वॉर चल रहा है। तो बेटा नाटो जो है बहुत फेमस है, नाटो जो है मिलिट्री अलायंस था, और उसके अगेंस्ट में जो है दूसरा अलायंस बनाया गया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट को कब बनाया गया बेटा? 1955 में बनाया गया। इसको किसने बनाया था? यूएसएसआर ने। यूएसएसआर का जो अलायंस था उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, वॉर्सो क्या बेटा? एक कैपिटल है पोलैंड की, इसको अभी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59, विच पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अपनाया? इंडिया ने बोला भाई न तो मैं ब्लॉक यूएसएसआर वाले में शामिल होऊंगा, न तो हम यूएसए के ब्लॉक में शामिल होंगे, न हम इनके साथ रहेंगे न हम उनके साथ रहेंगे। एकला चलो रे, अकेले चलेंगे। किसके साथ?
नॉन अलाइनमेंट, किसी एक के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, नॉन अलाइनमेंट के साथ हम रहेंगे, ऐसा नेहरू जी ने किया। हम किसी ब्लॉक में शामिल नहीं हुए। Who was the first prime minister of independent India? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा एग्जाम में, आपको पता है नेहरू जी हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1946 आजादी के पहले से लेकर 1964 तक इन्हीं का दबदबा बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश। बेटा प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ इसकी बात कर रहा है। तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया बेटा 1950 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया इंडिया के अंदर 1950, ये आपको याद रखना है। और 1951 से हमारे यहाँ प्लानिंग की शुरुआत होगी बेटा, 1951 से हमारे यहाँ पे प्लानिंग की शुरुआत हुई। विच सिस्टम वॉज अडॉप्टेड बाई इंडिया फॉर डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। जो दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मॉडल चल रहे थे उस वक्त, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, इन दोनों के अच्छे जो भी फीचर्स थे उसको लेके हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, जिसके अंदर प्राइवेट भी होगी और पब्लिक इंटरप्राइजेस भी होगी। तो हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हमने अडॉप्ट किया इंडिया के आजादी के टाइम से। विच इंडियन लीडर प्ले अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। आपको पता है सरदार, हमारे यहाँ पे एक ही सरदार है जो असली सरदार माने जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। सारे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कैसे भूल सकते हैं हम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इंडिया के काफी स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करवाया, इंटीग्रेट करवाया। कितने स्टेट थे वैसे? तो 565 स्टेट थे बेटा जो इंडिया में शामिल हुए आजादी के बाद। टोटल 565 थे, इसमें से ज्यादातर इंडिया में शामिल हो गए। विच स्टेट वॉज क्रिएटेड आफ्टर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन। पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया 1966 में, तब जाके हमारा एक नया स्टेट बना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा बोले तो दूध दही का खाना और हमारा हरियाणा। चलो भाई, हरियाणा वाला 1966 में पंजाब से अलग होके और हिमाचल प्रदेश को भी बनाया गया। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, वही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ। अब ये नारा कौन देगा? गरीबी हटाओ। इसकी बात किया था इंदिरा गांधी ने। सोशलिस्ट मॉडल जब इंदिरा गांधी ने अपनाया, जब सोशलिस्ट लोग इंदिरा गांधी को परेशान करने लगे तो उनकी जो उनका मॉडल था उसी को इंदिरा गांधी ने कॉपी कर लिया। अच्छा, हमारे खिलाफ बोलोगे तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68, द बांग्लादेश वॉर टुक प्लेस। अब जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था कौन से ईयर में हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में। हमने क्या किया? हेल्प किया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया पाकिस्तान को हरा के। बेटा क्वेश्चन नंबर 69 है, विच कंट्री है बांग्लादेश इन इट्स लिबरेशन वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो हमने, वी इंडियंस हेल्प बांग्लादेश, आजाद हो जाओ, एक नए मुल्क बन जाओ और पाकिस्तान को मार भगाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है बेटा, 70 क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बने बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जैसे ही बांग्लादेश क्या हुआ, आजाद हुआ। और अभी जो बांग्लादेश के करंट में जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है तारिक रहमान। तो आपको याद रखना है, अभी तारिक रहमान है, तब थे शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। तो 1972 में हमारा इंडिया और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था सिमला एग्रीमेंट। और इस सिमला एग्रीमेंट के तहत ही इंडिया ने जो पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स को पकड़ रखा था वो पाकिस्तान को वापस किया और पाकिस्तान ने भी इंडिया को सॉरी वॉरी बोला। और हमने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब हमारे बीच में जो लड़ाई होगी, जो डिस्प्यूट होगा, हम बायलैटरल तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे, किसी तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इंदिरा जी ने साइन किया इस एग्रीमेंट को बिहाफ ऑफ इंडिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 72। शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया। इंडिया के बिहाफ पे किसने साइन किया था? तो इंडिया के बिहाफ पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने साइन किया था। क्या? शिमला एग्रीमेंट। विच स्टेट विटनेस द एंटी हिंदी एजुकेशन इन 1960s? सो 1960s में इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां पर लोग हिंदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, हिंदी का विरोध कर रहे थे, जहां भी हिंदी में लिखा हुआ था उसको लोग पेंट कर रहे थे ब्लैक कलर से, वो स्टेट था तमिलनाडु। अभी भी तमिलनाडु के अंदर सेंटीमेंट है कि हिंदी जो है वहां पे इंपोज नहीं होनी चाहिए या वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ये एक दिक्कत है। सो 1960 में तमिलनाडु के लोगों ने क्या किया? हिंदी का विरोध किया, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट किए। अभी भी हमारे यहां पे लैंग्वेज को लेके प्रोटेस्ट चलता रहता है। कभी कर्नाटका में भी चल रहा था, अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला था कर्नाटका में, तो जो रेलवे के एग्जाम में जो नोटिफिकेशन था उसमें तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो एग्जाम होगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के हिसाब से होगा, हिंदी, इंग्लिश और कन्नडा। बट जब एग्जाम कंडक्ट कराने की बात आई तो उसमें बस हिंदी और इंग्लिश था, तो कर्नाटका के लोग इसका विरोध करने लगे। बहुत सारे कन्नडा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया और फाइनली एग्जाम को क्या करना पड़ा? कैंसिल करना पड़ा। तो हमारे यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम चलता रहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर। मेरे हिसाब से सारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हिंदी हो, मराठी, अपना देश अपनी माटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मराठी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये बोला, काय प्रॉब्लम नाही। चला पुढे, चलो भाई। Which political party dominated Indian politics in the first 3 decades of independence? First 3 decades of independence में एक ही पार्टी ने डोमिनेंस करा, उसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस ने 1952 का इलेक्शन जीता, 1957 का इलेक्शन जीता एकदम फुल मार्जिन से, और 1962 का जीता। 3 इलेक्शन जो है एकदम धुआंधार जीता है कांग्रेस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस बिगिन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1967 का इलेक्शन है जब से कांग्रेस का जो पूरा जो सिस्टम है हिलने लगा। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? 1962 के इलेक्शन तक तो कांग्रेस एकदम डोमिनेंस में थी, फुल मेजोरिटी में थी, कोई दिक्कत नहीं था, 300 प्लस सीट लेकर आ रही थी। बट 1962 के इलेक्शन के बाद ही चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, अक्टूबर 1962, जिसमें इंडिया की हो गई ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। बहुत ही शर्मनाक हार हुई हमारी। ऐसा बहुत सारे क्रिटिक मानते हैं कि नेहरू जी का फेलियर था, नेहरू जी चाइना को समझ नहीं पाए, चाइना को गले लगा रहे, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, और चाइना ने पीछे से हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और इसी सदमे के चक्कर में नेहरू जी की तबीयत खराब रहने लगी और फाइनली नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 में। और 1964 में डेथ होने के बाद एक तो चाइना ने पिटाई कर दिया, हमारे ऊपर अटैक कर दिया, नेहरू जी की डेथ हो गई। इसी का फायदा उठा के 1965 में पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया हमारे ऊपर से जो हमारे यहां पे क्रॉप फेलियर हो गया। जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री, 1.5 साल के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। तो इंदिरा गांधी जब 1967 के इलेक्शन में गई तो उनके सामने इतने सारे चैलेंजेस थे। 2 वॉर झेल चुका है देश, 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है, लोग नाराज हैं कि आपने देश का ये क्या हाल कर दिया। इसलिए इस इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस था उसको दिक्कत होने लगी। 1967 का इलेक्शन। विच पॉलिटिकल लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द इमरजेंसी के बाद जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने, जनता पार्टी की सरकार आई, वो थे मोरारजी देसाई, जो एकदम विरोधी थे किसके? इंदिरा गांधी के। विच पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व मेनी पार्टीज कंपीटिंग फॉर पावर? कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं एक दूसरे से लड़ रही हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, ऐसी बहुत सारी पार्टी, जैसे हमारे यहां पे है ना, ऐसी बहुत सारी पार्टी जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है बेटा, उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, जैसे हमारे यहां पे। Which regional party is dominated in the तमिलनाडु पॉलिटिक्स? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स द्रविडियन पॉलिटिक्स, हमेशा लैंग्वेज का पॉलिटिक्स होता है वहां पे, और डीएमके वहां पे डोमिनेट कर रही है। द्रविड़ मुनेर खड़गम, क्या बोलते हैं? द्रविड़ मुनेर खड़गम, डीएमके। विच रीजनल पार्टी इज डोमिनेटेड इन पंजाब?
तो पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल, अकाली दल वहां पे डोमिनेट कर रही है। कहां पर? पंजाब के अंदर है। टीडीपी कहां है बेटा? टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश में। डीएमके बताया आपको अभी, द्रविड़ मुनेत्र खड़गम तमिलनाडु में। एजेपी है बेटा असम गण परिषद, आसाम के अंदर है। सो विच रीजनल पार्टीज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश? तो अभी बताया आपको टीडीपी। बीएसपी आपको बता रखा हूं, बहुजन समाज पार्टी, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल, डीएमके, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द तेलुगु देशम पार्टी। सो एनटी रामाराव साहब ने फॉर्म किया था तेलुगु देशम पार्टी। विच कोalition गवर्नमेंट कम टू पावर इन 1996? बेटा जो 90s का दौर था ना, इसमें बहुत सारे कोalition बने, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। तो इस टाइप के जो कोalition हुआ उसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट। संयुक्त मोर्चा खोला एनडीए और यूपीए के खिलाफ, बट ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं। Who was the Prime Minister of India in 1996 from the United Front? अब यूनाइटेड फ्रंट से जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम था एच.डी. देवगौड़ा साहब। इनकी पार्टी है जनता दल सेकुलर, कर्नाटका के अंदर। द टर्म कोalition गवर्नमेंट मीन्स, कोalition होता क्या है? कोalition मतलब गठबंधन की सरकार। तो कोalition का मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर्म बाय अलायंस ऑफ पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का आपस में अलायंस होता है, उसको बोलते हैं कोalition। विच मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन उत्तराखंड? सो उत्तराखंड के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो मूवमेंट चला था उसका नाम था चिपको मूवमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर जो सरदार सरोवर डैम बन रहा था उसके ऊपर। बेटा जेपी मूवमेंट के बारे में आप वैसे जानते हो। Which organization replaced the League of Nation? लीग ऑफ नेशन बनाया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो फेल हो गया। फिर नया ऑर्गेनाइजेशन जो आया उसका नाम था यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का हाल क्या है आप देख रहे हो, टूथलेस टाइगर का काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन। ईरान लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बस निंदा ही करता है। द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां होगा भाई? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। द आईएमएफ मेनली डील्स विद, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किससे डील करता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। अभी देखा होगा हाल फिलहाल में पाकिस्तान इसके पास जाता रहता है पैसे के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? अगर कोई डैम बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बड़े काम करने हैं, कोई कंट्री डिमांड करती है तो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या देता है? लोन। ठीक है बेटा। विच कंसेप्ट रिफर्स टू इंक्रीजिंग द इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमी? कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दुनिया की सारी इकोनॉमी को जोड़ने की बात होती है? इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण। विच सेक्टर बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में आई, उससे सबसे ज्यादा इंडिया में किस सेक्टर को फायदा हुआ? आईटी सेक्टर। आईटी में तो हमने धुआं धुआं कर दिया पूरी दुनिया को, हमारा पूरा नाम चलता है आईटी सेक्टर। विच इंटरनेशनल बॉडी डील विद द न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन? सो न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हमारे यहां जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IAEA। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड, जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, जो साउथ एशिया की कंट्रीज का ग्रुप है, उसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो काठमांडू के अंदर है। कंफ्यूज मत होना, दिल्ली के अंदर नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर होता तो छोटी छोटी कंट्रीज को लगता है इंडिया बड़ी कंट्री, इसलिए सारा हेडक्वार्टर अपने यहां बना लिया। इसको बोलते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम। तो इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, मेरे यहां मत रखो, नेपाल में रखो, नहीं तो लोग डर जाएंगे कि इंडिया ने कब्जा कर लिया। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इसमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क की मेंबर नहीं है? तो साउथ एशिया में बेटा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल है, चाइना थोड़ी साउथ इंडिया में, साउथ एशिया में। चाइना तो ईस्ट एशिया में माना जाता है। विच कंसेप्ट रिफर्स टू द रूल ऑफ मिलिट्री लीडर्स? अब मिलिट्री लीडर्स का रूल कौन सा होता है? तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में मिलिट्री रूल का रूल होता है। विच इंटरनेशनल इशू इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? कौन सा ऐसा इशू है जिसमें इन्वायरमेंट की बात की गई थी? वो इशू है क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल डील करता है किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और फाइनली हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है बेटा, विच समिट डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1992? सो रियो समिट में हमने बात किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एसडीजीज की बात किया था, ठीक है। द रियो समिट वॉज रिलेटेड टू, जो रियो समिट थी वो किससे रिलेटेड थी? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप हमें बताएंगे कमेंट में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फाइनली बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे आपके एग्जाम में। इसको बार बार देखो, रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 15 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छे से पढ़ो, अपना एग्जाम क्लियर करो। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू सो मच।